गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है T+1 सेटलमेंट। तो सेबी एक प्रपोजल लेके आया है और उन्होंने कहा है जो ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टॉक मार्केट्स में शेयर होल्डर्स और जो है के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में, उसको फास्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो है वो T+1 सेटलमेंट सिस्टम लेके आया है। तो अगर स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने एग्री कर लिया इस प्रपोजल को, तो जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्वेस्टर जो है जब पैसा लगाते हैं, शेयर्स बेचते हैं या परचेज करते हैं, तो जो उनके अकाउंट में पैसा आता है वो और ज़्यादा फास्ट तरीके से आ पाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल शेयर किया है कि एक इन्वेस्टर ने समझ लो एक ट्यूसडे को एक शेयर्स को अपने जो है वो सेल किया। ठीक है, तो वो सेटलमेंट जो है वो टू वर्किंग डेज लग जाते हैं उसमें, T+2। तो इस अभी जो हम T+2 जो है मॉडल पर काम करते हैं, तो T+2 का मतलब यही है कि 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं जब उसने शेयर्स को सेल किया। तो ब्रोकर जो है उसको पैसा कब मिलता है? थर्सडे को। जब उसको थर्सडे को पैसा मिलता है तो उससे अगले दिन जाके इन्वेस्टर के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करता है ब्रोकर। तो एक तरह से लगाओ, ट्यूसडे से लेके वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो T+2 सिस्टम में 2 वर्किंग डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। उसके बाद जाके फ्राइडे तक मतलब जो पैसा है वो इन्वेस्टर को उसके अकाउंट में मिलता है। तो अब ये T+1 सेटलमेंट क्या कह रहा है कि आज जो है आपने अगर कुछ सेटलमेंट की है, आपने कुछ जो शेयर्स को सेल किया है, तो एक वर्किंग डे के अंदर अंदर ही जो है आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपने आपने आज कुछ शेयर सेल किए हैं, तो आपका 1 वर्किंग डे मतलब नेक्स्ट जो डे है आपका मनी, जो आपके जो नेक्स्ट फॉलोइंग डे होगा जो आपने जब ट्रांजैक्शन करने का है, उससे अगले दिन तक जो है वो आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो इसको हम इसलिए T+1 कह रहे हैं। तो एक तो टाइम भी कम लग रहा है और भी इसके सिग्निफिकेंस है वो भी हम देखते हैं आगे। पर ये T+1 सेटलमेंट जो है वो अगर स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस ने इसको अपना लिया तो ये फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा हमारा जो है ट्रांजेक्शन जो अभी शेयर मार्केट में होता है। ठीक है, तो अब T+1 सेटलमेंट की ज़रूरत क्यों है? तो एक तो सेबी का पेपर कह रहा है कि इससे जब भी आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, तो जितना भी पैसा मार्केट में लगा है, जब आप उसको उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो एक कोलैटरल रखना पड़ रहा है। कोलैटरल मतलब एक सिक्योरिटी। जब आप जैसे लोन लेते हो, अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपको 10 लाख रुपए सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए, जो ये 2 दिन का पीरियड है, तो 2 दिन के लिए वो कोलैटरल जो है वो जमा रहता है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत सारी अमाउंट जो है, बहुत सारी कैपिटल जो है वो जमा हो जाती है 2 दिन के लिए। उस कैपिटल का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 1,000 रुपए हैं और मैंने वो 1,000 मतलब मेरे पास मैंने शेयर्स 1,000 रुपए के बेचे हैं, तो वो 2 दिन तक फंसे हुए हैं। उस दो दिन तक मैं उस 1,000 रुपए का यूज नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं सिर्फ 1,000 रुपए की बात कर रहा हूं, पर आप सोचो ऐसे कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो कितनी ज्यादा कैपिटल जो है वो कितने लंबे टाइम के लिए फंसी रहती है मार्केट में। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो लंबे टाइम तक कैपिटल फंसी रहती है मार्केट में, जिसका ट्रेड नहीं हो पा रहा है, एक तो वो टाइम कम हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड ट्रेड्स हैं, ठीक है, मतलब जो आपके अभी ट्रेड जो नहीं हो पाया है, जो आपका ट्रेड जो है अनसेटल है, मतलब आपका जो ट्रेड नहीं हो पाया है, वो भी, उसका भी टाइम कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक्सपोजर जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ऑलमोस्ट 50%, क्योंकि T+2 है तो 2 दिन से जब हम 1 वर्किंग डे पे आ रहे हैं, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को 50% और एफिशिएंसी से वो काम कर पाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। T+1 settlement. So recently, SEBI has proposed that instead of T+2 system, the settlement system, we must move ahead towards the T+1 settlement. Okay, so this T+1 is 2 working days or 1 working day. Okay, so currently we are having a 2 working day system. So just imagine, there is an example here. If you sell your shares on Tuesday, so according to the current system, the transaction or the settlement of that transaction will take at least 2 working days, and the broker who is trading on your behalf, he or she will get the money in their account by Thursday, because there is a T+2 system. And when or he or she will get the money on Thursday, he or she will credit the money in your account by Friday. So effectively it's a 3-day process. Okay, so T+2 will take almost 3 days. Of course there is just Wednesday and Thursday, but effectively it will be taking 3 days for the money to be transferred to your account. So what is happening here,
this amount of money is stuck in the system, it cannot be utilized anywhere. So SEBI is saying that when we are taking so much time in the system, then this capital is stuck, which can otherwise be used productively in trading. That's why they are proposing this T+1 settlement system. And if all the stock market exchanges of, or many of the stock market exchanges agree to this proposal, this T+1 settlement system will reduce the time of settlement. Okay, so what will happen with this? If you sell a share today, then the amount will credit in your account by tomorrow. Okay, so effectively it will be increasing the efficiency of the capital by 50%, like we have discussed it here. Okay, so the narrower the settlement cycle, the narrower will be the time or window of for a counterparty to impact the settlement of a trade. Okay, so once the money which is stuck otherwise for 2+ days, it will be effectively reduced to 1 day. And that's why the efficacy of the capital which is available in the stock market will increase, more and more trade will happen, and the collateral which is given to settle the trade or the settle the transaction will be freed by 50% of in 50% of the time. Okay, so now let us see the next topic, which is इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग. तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग अब से हर डिफेंस एक्सपो जब इंडिया कंडक्ट किया करेगा, उसके साथ साथ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी ऑटोमेटिकली कंडक्ट किया करेगा. ठीक है, तो अब साल में 2 साल में एक बार किया जाता है डिफेंस एक्सपो, तो अब जो है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी 2 साल में एक बार इसी डिफेंस एक्सपो के साथ ही जो है वो कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, अब इस इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो ये कंडक्ट करने को हमने प्रपोज किया है, इसमें क्या क्या जो है वो बातें की जाएंगी या क्या एरियाज पर डिस्कशंस की जाएंगी, जैसे साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, बहुत सारे एरियाज में जो डिफेंस एंगेजमेंट हम कर सकते हैं अफ्रीका के साथ, वो सब डिस्कस किया जाएगा. तो इस पूरे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का जो नॉलेज पार्टनर है उसको इड्सा को बनाया. ठीक है, तो इड्सा को आपको पता है ना कि उसका नाम चेंज करके मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया था. तो अब वो इसका नॉलेज पार्टनर होगा, वो सपोर्ट देगा कि क्या क्या जो है हम एरियाज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं इंडिया और अफ्रीका के बीच में. ठीक है, और इसके अलावा ये भी डिसाइड किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ अफ्रीकन नेशंस का कॉन्क्लेव भी जो है वो एक तरह से होल्ड करेंगे गांधीनगर में, गुजरात में, जो कि मार्च 2022 में होगा. ठीक है, डिफेंस एक्सपो के साथ ही वो साइडलाइन में ही होगा. तो नेक्स्ट ईयर जो गुजरात में मार्च में 2022 में होना है डिफेंस मिनिस्टर का अफ्रीकन नेशंस का साथ जो कॉन्क्लेव होना है हमारा, वो मार्च में होगा. ठीक है, तो उसका जो है ब्रॉड थीम भी दे दिया गया है, इंडिया अफ्रीका अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो ऑल दिस जो इतना बड़ा सा लिखा है, आई एम नॉट रीडिंग इट, तो ये जो है इतना बड़ा ये थीम होगा उसका अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का. तो इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस रिलेशंस जो है वो 2 पिलर्स के ऊपर जो है वो 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हैं. ठीक है, एक तो सागर विजन हमारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड है. दूसरा है वासुधैव कुटुंबकम, जो कि है वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो हम सबको अपने जैसा ही मानते हैं, हम अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं. तो ये 2 पिलर्स के ऊपर इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस रिलेशंस बेस हैं. ठीक है, सबसे पहला इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो है वो लखनऊ में किया गया था February 6 को 2020 को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों ने मिलकर कंडक्ट किया था. उसी कॉन्क्लेव में लखनऊ डिक्लेरेशन पास की गई थी, जिसमें कहा था कि इंडिया और अफ्रीका का जो डिफेंस रिलेशन है उसको हम मल्टी एंगेजमेंट बनाएंगे, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे. तो हम उसको और ज़्यादा जो है वो विगर दे रहे हैं, एक तरह से स्ट्रेंथ दे रहे हैं आगे भी जो है ये इंडिया डिफेंस अफ्रीका डिफेंस डायलॉग करके. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. India Africa Defense Dialogue. So it has been decided that India Africa Defense Dialogue will be held alongside every defense expo. So currently defense expo is held once every 2 years, so that is biennially. And similarly this India Africa Defense Dialogue will also be held biennially with this defense expo. So it has also been decided that after the institutionalization of this India-Africa Defense Dialogue, we will be cooperating with the African partners in areas of counter-terrorism, maritime security,
cyber security, and several other areas of cooperation in the field of defense. So Manohar Parrikar Institute of Defense Studies, you know about that. It was called IDSA earlier. Now it is called MP IDSA. So it has been made the knowledge partner, and it will explore all the areas of convergence between India and Africa's defense relationship. So Raksha Mantri Rajnath Singh will be hosting the first and India Africa Defense Dialogue on the sidelines of Defense Expo, which is going to be conducted in March 2020 in Gandhinagar, Gujarat. And there is a theme for this first dialogue. This the theme that I have just highlighted in green color. Okay, so it's very long. I'm not reading it, of course. The background of this particular forum is that India and Africa defense relations are based upon two pillars. The first one is Sagar, that is the security and growth for all in the region. It pertains to the maritime security domain. And the another one is Vasudhaiv Kutumbakam, which is the ideological pillar of our defense partnership. That is, we consider the entire world as a family. Okay, so the first ever India Africa Defense Ministers Conclave was held in Lucknow, that is Uttar Pradesh, in conjunction with Defense Expo, of course, in February on February 6, 2020, that is last year, and it was conducted and it was co-organized by Ministry of Defense and Ministry of External Affairs. Lucknow Declaration was passed in this particular forum, and it called for engaging Africa in multifarious defense cooperation areas, and more and more sectors in the field of defense must be explored. Okay, so now let us see the next topic, which is राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ में. ठीक है, तो अब याद रखो कि ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है. जस्ट बिकॉज पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया, इट डज नॉट मीन कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या सेंटर ने इसको बनाया. ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, या किसी भी एक डिपार्टमेंट का नाम दे देंगे आपको, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बनाया है. तो आपको याद रखना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है. ठीक है, तो अब हमारे को ये भी देखना है कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी कौन थे. तो एक रॉयल फैमिली में ये बॉर्न हुए थे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में 1886 में. ये एक सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर और मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं. ऑफ कोर्स ये एक एल्यूमिनस थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल के, जिसको ऑफ कोर्स आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हो अब. ठीक है, इन्होंने बल्कान वॉर में भी पार्टिसिपेट किया. इन्होंने एक अफगानिस्तान में, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1915 में वहाँ की उस टाइम पर अफगानिस्तान की जो है एमिरेट्स की मतलब कि गवर्नमेंट के जो है हेल्प से वहाँ पर फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, और वहाँ पर उसके उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो है ये प्रेसिडेंट भी बने. इन्होंने जो है जिहाद अगेंस्ट कॉलोनियल रूल जो है वहाँ से डिक्लेयर किया. जब उन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जो है वो एक तरह से बाउंटी डिक्लेयर कर दिया कि उनको बाउंटी ऑन हिज हेड, मतलब कि इनको मारने का डिक्लेयर कर दिया. और जब फिर ये वहाँ से भाग गए, और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया जापान में 1940 में. महात्मा गांधी की पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस से बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते थे उसमें. इन्होंने एक प्रेम महाविद्यालय बनाया था वृंदावन में, इनका खुद का पैलेस था, उसको इन्होंने प्रेम महाविद्यालय बना दिया था, एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन था वो. ठीक है, ये पंचायती राज में बहुत बिलीव करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इससे करप्शन भी रिड्यूस होगा और जो पावर है वो कॉमन मैन के हाथ में आएगी. ठीक है, अपने आप को सर्वेंट ऑफ द पावरलेस एंड वीक कहते थे ये. ठीक है, इवन इनको एक स्कॉटिश एजुकेशनिस्ट था, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया था. ऑफ कोर्स ही डिड नॉट विन, बट इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए. और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने एक बार इलेक्शन भी लड़ा था 1957 में, जो ये जीत गए थे. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Raja Mahendra Pratap Singh. So PM Modi has recently laid down the foundation stone of Raja Mahendra Pratap Singh State University in Aligarh, Uttar Pradesh. So like I've said, just remember this fact that this is a state university and it is not funded by the central government. Just because PM Modi has laid down the foundation stone of this university, it does not mean that central government has anything to do with that. Okay, so Raja Mahendra Pratap Singh ji was born in a royal family of Hathras district.
and he was a social reformer, freedom fighter, and even a Marxist revolutionary. He was an alumnus of Mohammedan Anglo-Oriental Collegiate School, that is the AMU, or the Aligarh Muslim University. He participated in the Balkan Wars, and he even established a provisional government of India in Afghanistan in the year 1915. Of course, who else has ever formed a provisional government of India outside the country? Subhash Chandra Bose in Singapore. Okay, so you must remember that fact also. So the first time a provisional government of India was established was in Afghanistan by Raja Mahendra Pratap Singh ji. Okay, so he declared himself as the president of that provisional government, and he declared jihad against the colonial rule. And because of that clarion call, the British government announced a bounty on his head, and he fled to Japan, and that's why he established an executive board of India and Japan in 1940, and he was a firm believer in the policy of non-violence of Mahatma Gandhi ji. He even set up the Prem Mahavidyalaya, which was a polytechnic institution in his palace in Vrindavan. He also advocated Panchayati Raj system because he believed that it would reduce corruption and it will transfer power in the hands of common people. He called himself as the servant of the powerless and weak, and he was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1932 by a Scottish resident. Okay, so he was also elected to the parliament in 1957 after independence, of course. Okay, so now let us see the next topic, which is CAF-MD. तो CAF-MD क्या है? क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग. तो इंडिया और यूएसए ने शुरू किया है, ठीक है. तो जब प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी के बीच में जब ये अप्रैल में डिस्कशन हुआ था इस साल, तो उसमें कुछ जो है वो टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे. उन दो टॉपिक्स में जो है हमारे क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के टॉपिक्स में से एक ये भी था, जो कि है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग. तो उसको उन दो ट्रैक्स में से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है. तो इसको किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से, और जॉन कैरी जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय हैं क्लाइमेट के से रिलेटेड इश्यूज के लिए, ठीक है. तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया और यूएस का बायलैटरल कॉपरेशन जो है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और हम दोनों मिलकर, यूएस और इंडिया मिलकर जो है हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड जो है वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करे और रेजिलियंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ जो है वो मूव करे, ठीक है. फिर इसके ऊपर ये भी बात हुई कि आने वाली COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ 26, जो ग्लासगो में मीटिंग होनी है, उसके ऊपर क्या क्या डिस्कशन करनी है, क्या एम्बिशियस प्लान हमारे होंगे. क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में डिस्कशन की है, ठीक है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर भी बात की गई है, और बहुत सारे ऑल रिलेटेड इश्यूज जो कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी बात की गई है, ठीक है. तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. CAF-MD. So India and USA has recently launched this climate action finance mobilization dialogue. It is one of the two tracks of India-US climate and clean energy agenda partnership, which was launched by the President Biden and PM Modi during their summit in April 2021. And this dialogue has been launched by the Union Minister of Environment and the special presidential envoy for climate of the United States, who is John Kerry. So John Kerry was the Secretary of State in President Obama's government. Of course, you may be remembering that. And now President Biden has nominated him as the special presidential envoy for climate related matters. Okay. So the significance of this dialogue is that it will strengthen India-US bilateral cooperation on climate and environment, and it will demonstrate how the world can move ahead towards an inclusive and resilient economic development model, taking care about the climate change and environment agenda. So apart from this particular launch, several other issues related to climate change and environment were also discussed, like the issues related to the COP26, the Conference of Parties 26, which will be held in at Glasgow, that is the United Kingdom, in November, and several other issues like climate finance, International Solar Alliance, etc. They were also discussed. Okay.
सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पूसा डीकम्पोजर या फिर बायो डीकम्पोजर। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं, उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि आप जो है बाकी नेबरिंग स्टेट्स हैं उन्हें कहो कि बायो डीकम्पोजर जो है उसका यूज़ करें ताकि स्टबल बर्निंग जो है वो ना करें वहाँ के नेबरिंग स्टेट्स के फार्मर्स। ठीक है, तो पूसा डीकम्पोजर जो है वो है क्या? तो पूसा डीकम्पोजर एक फंगी बेस्ड एक लिक्विड सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो कि क्या करता है कि जो आपका हार्ड स्टबल होता है, ठीक है, उसको ये सॉफ्ट कर देता है, इतना सॉफ्ट कर देता है कि वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और एक कंपोस्ट की तरह उसको जो बन जाता है। ठीक है, उससे दोनों फायदे हो जाते हैं, एक तो उसको जलाना नहीं पड़ता स्टबल को, और दूसरा सॉइल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो 7 स्ट्रेन्स हैं फंगी के, जिसको IRAI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और उसको 4 कैप्सूल्स के अंदर जो है वो उन्होंने पैक कर दिया है। ठीक है, अब बनाते कैसे इसको? 25 लीटर पानी में 150 ग्राम जो है वो गुड़, जो जैगरी जिसको कहते हैं, उसको डालो, उस ताकि जो है फंगी जो है उसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सके। फिर 50 ग्राम उसमें बेसन या फिर ग्राम फ्लोर जिसको कहते हैं उसको डालो, और 4 ये कैप्सूल जो है पूसा डीकम्पोजर के उसको डाल दो। ठीक है, फिर एक थिन पीस ऑफ क्लॉथ से उसको जो है वो 4 दिन तक एक बंद कमरे में रखो। फिर उससे क्या होगा कि वो थिक ग्रोथ ऑफ फंगी हो जाएगी, और इसमें जो है वो पानी डाल सकते हैं। ये 25 लीटर का सोल्यूशन जो बनेगा, इसमें 500 लीटर पानी डालो और अपने जो है खेतों में इसको स्प्रे करो। उससे क्या होगा कि फंगी जो है वो डेवलप होगा, जो ये आपका स्टबल है ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जो है माइक्रोब्स की मदद से ये डीकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे स्टबल, और आपकी सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सॉइल में मिक्स होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इवन आपकी क्रॉप के लिए भी अच्छा है, आपको जलाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही किफ़ायती सोल्यूशन है। और चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो कहा था कि हम तो ये फाइनेंस तक भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इतना इतना अब देखो 20 रुपए का एक पैक है। ठीक है, 80 रुपए के 4 कैप्सूल्स बनेंगे, एक तरह से समझ लो आप। 20 रुपए का एक पैक, 4 कैप्सूल है जिसके अंदर। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये पूरा सोल्यूशन, तो मतलब 20 रुपए में 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये पूरा आप काम कर सकते हैं फार्मर्स। तो इसीलिए जो है चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स है उसमें फाइनेंस भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, पूसा डीकम्पोजर। सो this biodecomposer or the Pusa decomposer, the Chief Minister Arvind Kejriwal has requested the center to ask the neighboring states to use this Pusa decomposer so that the stubble burning cannot be conducted by the farmers of the neighboring states of Delhi. What is this Pusa decomposer? It's a fungi-based liquid solution. It can soften the hard stubble, and it will, so that the stubble will easily get mixed up with soil in the field, and it will act as a compost. Okay, so what will happen with this? First of all, you don't need to burn the stubble, because this will go because of this Pusa decomposer, it will go soft and it will mix with the soil, and in return you are getting the soil which is nutrient rich. Okay, so it is a twin purpose system. How it has been developed and how it will be used. So 7 strains of fungi has been identified by Indian Agricultural Research Institute, and it will help in the breakdown of hard stubble. These 7 strains of fungi have been packed into 4 capsules, which cost just rupees 20 per pack of 4. Okay, so in just rupees 20 you can handle the stubble of in 1 hectare of land. So it is so cheap and so cost effective that even a poor farmer can afford it. Okay, of course the government is going to fund it in case the farmers need it, but let us see how it is prepared. So 25 liters of water is mixed up with 150 grams of jaggery. So because this jaggery has some properties which helps in the multiplication of fungi, and 50 grams of basin or the gram flour is added to it, and along with this Pusa decomposer capsules, and it is covered with the thin piece of cloth, and it is left in a dark room for 4 days. After the 4 days, this thick growth of fungi will happen, and adding 500 liters of water, it can be sprayed all through the field, and it must be left to do its work. After a certain time, the hard stubble will go soft, and it will decompose itself and get mixed with the soil, so that it will act as a nutrient rich compost. Okay,
So that's why Chief Minister Arvind Kejriwal has requested the neighboring states to adopt this particular Pusa decomposer, which was founded by this Indian Agricultural Research Institute of Delhi last year. Of course, we studied about that also, I think, in October 2020. That's why he has requested the state governments to adopt this. And these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.